हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, नाइट्रोजन फैमिली स्टार्ट कर दिया था हम लोगों ने, और नाइट्रोजन फैमिली में हम लोगों ने नाइट्रोजन की प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और यूजेस देख लिए थे। ठीक है, अगेन आपको बोलूंगा ग्रुप 13 14 कंप्लीट हो चुका है, उसकी रीडिंग लगा लें। एनसीईआरटी के यूजेस वगैरह या कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट अगर आपको मिलते हैं आप नोट करते जाएं। मैंने आपको बोला एनसीईआरटी की रीडिंग मस्ट है, बात ध्यान रखें। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं ग्रुप 15 में डाइनाइट्रोजन के बाद हम लोग नाइट्रोजन के कंपाउंड्स पढ़ने वाले थे, जिसमें 4 टाइप के कंपाउंड्स मैंने आपको बोले थे। एक तो N2 खुद जो हम पढ़ चुके हैं, अब आएगा अमोनिया, इसके बाद ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो है दैट इज नाइट्रिक एसिड, और उसके बाद हम लोग फास्फोरस एंड कंपाउंड्स उसके जो हैं वो पढ़ेंगे। चलिए बात कर रहे हैं अमोनिया के बारे में। अमोनिया में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोग जानते हैं कितना होता है बेटा, -3। कितना होता है? -3, जो कि नाइट्रोजन का मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब इसके प्रिपरेशन पे आ रहे हैं। पहला, फ्रॉम यूरिया। याद करें जो लास्ट लेक्चर था उसमें लास्ट पॉइंट कैल्शियम साइनामाइड का हाइड्रोलाइसिस मैंने बताया था आपको, और उसमें मैंने बोला था हॉट वाटर के साथ क्या बनेगा बेटा, यूरिया, और यूरिया का फर्दर हाइड्रोलाइसिस होने पर आपको क्या मिलता है, अमोनिया। क्या मिलता है? अमोनिया। और देखो क्या यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है बेटा, यस। तो वो जो CaOH ट्वाइस मिला था हॉट वाटर में, CaOH ट्वाइस मिला था, उस पर CO2 अटैक करेगा, और CO2 अटैक करके क्या बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। ठीक है ना। चलिए यूरिया आ रहा है, NH2 CONH2, वाटर के साथ रिएक्शन हुआ, पहले तो दोनों कंबाइन हो जाएंगे, है ना, वाटर और यूरिया कंबाइन हो जाएंगे, क्या मिल जाएगा, अमोनियम कार्बोनेट। और ये कार्बोनेट डिकंपोज होता है डिकंपोज होता है, याद करें कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के डिकंपोजिशन हम लोगों ने पढ़े थे। तो बाइकार्बोनेट जो बनते थे वो डिकंपोज होते थे फर्दर, है ना। इसका पहले कार्बोनेट से बाइकार्बोनेट बनेगा, वो डिकंपोज होगा, और डिकंपोज होकर CO2H2O और क्या देगा, अमोनिया। तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट होता है कि अमोनिया का प्रिपरेशन किससे हो सकता है, यूरिया के हाइड्रोलाइसिस से अमोनिया का प्रिपरेशन हो सकता है। सेकेंड प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, अमोनियम सॉल्ट ऑन डिकंपोजिशन गिव्स अमोनिया। अमोनियम सॉल्ट ऑन डिकंपोजिशन गिव्स अमोनिया। ऐसा एक काम करें, ये जो स्टेटमेंट है ना इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लें, या जो हेडिंग है वो थोड़ा सा करेक्ट कर लें। मैं बोल देता हूं अमोनियम सॉल्ट ऑन रिएक्शन विथ अल्कली। अमोनियम सॉल्ट ऑन रिएक्शन विथ अल्कली। आप देखें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मेटल हाइड्रोक्साइड अल्कली है, NaOH मेटल हाइड्रोक्साइड अल्कली है ना। तो हम ऐसा बोलेंगे अमोनियम सॉल्ट्स ऑन रिएक्शन विथ मेटल हाइड्रोक्साइड्स, या अमोनियम सॉल्ट ऑन रिएक्शन विथ अल्कली गिव अमोनिया। गिव अमोनिया, इस तरह से हेडिंग बना ले। चलिए क्या है देखें, अमोनियम क्लोराइड क्या अमोनियम सॉल्ट है, यस। अमोनियम सल्फेट क्या अमोनियम सॉल्ट है, यस। अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम कुछ भी ले लें, है ना। तो अमोनियम सॉल्ट होना चाहिए, साथ में मेटल हाइड्रोक्साइड होना चाहिए। ठीक है, जब मेटल हाइड्रोक्साइड अमोनियम सॉल्ट से रिएक्शन करेगा, देखें क्या ये एक सॉल्ट है, यस। क्या यहां पर भी केटायन एनायन प्रेजेंट है बेटा, यस। मैंने बोला था ज्यादातर रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप की दिखेंगी या हीटिंग दिखेंगी। ठीक है, क्या यहां डबल डिस्प्लेसमेंट लगा सकता हूं बेटा, यस। आप देखो इसका OH अमोनियम को दे दो और इसका क्लोराइड कैल्शियम को दे दो, तो क्या मिल जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड। आप देखो इसका सल्फेट सोडियम को दिया, क्या बन जाएगा, सोडियम सल्फेट। और इनके जो OH है वो अमोनियम को दिया तो आपको मिलेगा NH4OH, क्या मिलेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। यहां देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड नहीं दिया है, क्या दे रखा है, अमोनिया प्लस वाटर। आप जानते हैं इक्विलिब्रियम चैप्टर में आप ऐसा पढ़ते हैं कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैन बी रिटन एज NH3 + H2O। एक ही बात है, तो मैं यहां NH4OH लिख लूं या NH3 + H2O लिख लूं, बात सेम है। मुझे अमोनिया का प्रिपरेशन दिखाना है, इसीलिए मैं क्या लिख रहा हूं बेटा, NH3 + H2O। तो ये एक प्रिपरेशन हो गया। एक बात और सुने ध्यान से, ये तो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं, इसके बाद फास्फोरस के कंपाउंड पढ़ने। फास्फोरस में एक कंपाउंड आएगा फॉस्फीन, क्या आएगा, फॉस्फीन, PH3। इसकी प्रिपरेशन पढ़ चुके हैं हम लोग। कैल्शियम फॉस्फाइड का हाइड्रोलाइसिस पढ़ा था, है ना, कार्बाइड नाइट्राइट फॉस्फाइड का हाइड्रोलाइसिस पढ़ा था। इसके अलावा P4S8 Cl2 की NaOH के साथ रिएक्शन पड़ी थी, याद आ रहा है, कुछ हाइड्रोलाइसिस में ही पढ़ा था वो भी। तो आप याद करें P4 का NaOH के साथ रिएक्शन कराने पर सोडियम हाइपोफॉस्फाइट और फॉस्फीन मिला था ना। NH3 PH3 एक ही जैसी कंडीशन है। जो चीज यहां पर NH3 के लिए मैं बता रहा हूं वही चीज PH3 के लिए भी लग सकता है। किसके लिए लग सकता है, PH3। सपोज अमोनियम क्लोराइड के बदले PH4Cl होता, फॉस्फोनियम क्लोराइड, ये रिएक्शन कराता, तो यहां NH3 + H2O के बदले क्या मिल जाता, PH3 + H2O। ध्यान रखें इस पॉइंट को, है ना, जैसा NH3 के लिए पढ़ रहे हैं वैसा PH3 में भी यूज आएगा। अब आता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन या प्रिपरेशन हमारे सिलेबस में। ठीक है, जैसा आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक पॉइंट आता है नेम रिएक्शन। क्या आता है, नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन वैसे ही माना जाता बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। वैसे ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम कंपाउंड्स के प्रिपरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं बेटा,
तो 3-4 नेम मेथड्स आएंगी, है ना, पी ब्लॉक के लिए बात करो, 3-4 नेम मेथड्स आएंगी और वो नेम मेथड्स बोर्ड पर्पस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ध्यान दे, इसमें सबसे पहला जो प्रोसेस हमारे सामने आ रहा है दैट इज हेबर्स प्रोसेस। क्या है? हेबर्स प्रोसेस, है ना, साइंटिस्ट का नाम है हेबर्स। तो हेबर्स प्रोसेस की बात करें और मैं बता देता हूं, हेबर्स प्रोसेस आएगा ग्रुप 15 में जो पढ़ रहे हैं। इसी के बाद ग्रुप 15 में ऑस्टवर्ल्ड प्रोसेस आएगा। क्या आएगा? ऑस्टवर्ल्ड प्रोसेस, ठीक है। इसके बाद आप एक कॉन्टैक्ट प्रोसेस पढ़ेंगे H2SO4 ग्रुप 16, ठीक है। इसके बाद एक डेकॉन्स प्रोसेस आएगा जो ग्रुप 17 में आएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग 4 प्रोसेस पढ़ेंगे, नेम प्रोसेस, जिसमें से हेबर्स पढ़ रहे हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। हेबर्स क्या है? कुछ भी नहीं है, आपने इसको हजारों बार देखी हुई रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? हजारों बार देखी हुई रिएक्शन है। कहां देखा? इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा, केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। केमिकल इक्विलिब्रियम में 60-70% टाइम्स जो क्वेश्चन बनता वो यही बनता है, N2 + 3H2 gives 2NH3, या 2NH3 का रिवर्स कर देंगे तो N2 + 3H2, तो बहुत बार पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। अभी मैं इक्विलिब्रियम के हिसाब से नहीं बता रहा हूं, अभी मैं NH3 के प्रिपरेशन के हिसाब से बता रहा हूं, इसलिए मैं एरो सिंगल साइडेड रख रहा हूं। प्रोडक्ट इज अमोनिया, ठीक है। तो ये जो N2 + 3H2 gives 2NH3, यही है क्या? हेबर्स प्रोसेस। बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ये, है ना, कि प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया बाय हेबर्स प्रोसेस। तो लिखेंगे ऐसे, पूरा लिखते हैं बैलेंसिंग करके, 1 मोल नाइट्रोजन गैस है, रिएक्ट्स विद 3 मोल्स हाइड्रोजन गैस टू प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस इन प्रेजेंस ऑफ दिस, इन प्रेजेंस ऑफ दैट, है ना। ये सब आ जाएगा, कैटलिस्ट वगैरह, ठीक है। ये इस तरह के बोर्ड में आपको थोड़ा सा लेंदी वे में लिखना होता है, तो वो आ जाएगा। कॉम्पिटिशन में सीधा N2 3H2 gives 2NH3। अब सुने, इसमें लार्ज स्केल में प्रिपरेशन होगा ये हेबर्स प्रोसेस, ठीक है। इन दिस रिएक्शन, ये जो मैंने नाम लिए थे ना चारों प्रोसेस के, ऑस्टवर्ल्ड प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, डेकॉन्स प्रोसेस, इन सब में कैटलिस्ट और कंडीशंस के ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इस पे फोकस रखेंगे। इनके जो कैटलिस्ट है ये आप सरफेस केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, या नहीं भी पढ़ा है तो कम से कम इसके कैटलिस्ट यहां पर देख लें, ध्यान से याद रखें। इन दिस रिएक्शन कैटलिस्ट सच एज आयरन ऑक्साइड, कैटलिस्ट कौन लिया? आयरन ऑक्साइड, with small amount of potassium oxide and aluminium oxide to increase the rate of attainment of equilibrium, है ना। यहां पर हमने कैटलिस्ट में आयरन ऑक्साइड along with K2O Al2O3 लिया ताकि अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम जल्दी हो जाए, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने के लिए ऐसा होता है। पुराने टाइम्स में यहां पर हम लोग एक्चुअल में K2O Al2O3 के बदले मॉलिब्डेनम यूज करते थे एज अ प्रोमोटर, है ना। कैटलिस्ट में आप पढ़ते प्रमोटर, तो Al2O3 K2O के बदले पहले प्रमोटर कौन यूज होता था? मॉलिब्डेनम। एनसीईआरटी आप रीड करेंगे तो उसमें ये स्टेटमेंट भी आपको मिल जाएगा, बट हाँ फिलहाल की जो कंडीशन है उसमें K2O Al2O3 यूज कर रहे हैं, तो आप ध्यान रखें, इसमें ये चीजें भी आप ऐड कर सकते हैं। अब इसमें अगला जो पॉइंट पूछा जाता है ना, ध्यान से सुनना, कि अगर हमें लार्ज अमाउंट ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस करना है तो व्हाट शुड बी द सुटेबल कंडीशन, व्हाट शुड बी द सुटेबल कंडीशन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर, इस तरह की बात कर, है ना। तो अब आप खुद देखो, यहां पर इक्विलिब्रियम आपने पढ़ा, प्रेशर के लिए चलो मैं बात कर रहा हूं, यहां पर 1 मोल नाइट्रोजन, 3 मोल हाइड्रोजन, 4 मोल हो रहे हैं, 4 to 2 जा रहे हैं, मतलब आप खुद बताएं प्रेशर क्या करना पड़ेगा बेटा? इंक्रीज करना पड़ेगा। इन कंडीशन, इसको ज्यादा अमोनिया मैन्युफैक्चरिंग के लिए हाई प्रेशर इज द सुटेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन, ठीक है। तो ये नोट कर लेना, किससे? ली चैटलियर्स प्रिंसिपल जो आप पढ़ते हैं, बाय ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, हाई प्रेशर इज द फेवरेबल कंडीशन फॉर लार्ज प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। इस पॉइंट को नोट कर ले, एनसीईआरटी में गिवन लाइन है, आप देख सकते हैं। चलिए अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया में। इट इज कलरलेस गैस विद अ पंजेंट ऑर्डर, स्मेल खास है ना। पंजेंट स्मेल बहुत सारी जगह आएगा आपको, बट ध्यान रखें किस किस के लिए पंजेंट स्मेल है। फिर हम लोग रॉटन एग स्मेल, रॉटन फिश स्मेल, ये सब भी आएंगी। तो ये स्पेसिफिक स्मेल जो है ये आपको बताता है कि कौन सा कंपाउंड है। जैसे बोल दिया कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन हैविंग पंजेंट ऑर्डर। अब दिमाग में अगर आपको पता है कि अमोनिया का पंजेंट ऑर्डर होता है, क्वेश्चन खत्म। अदरवाइज आप कुछ भी कर लो, कितना भी दिमाग लगा लो, आपसे सॉल्व नहीं होगा। आगे, अमोनिया गैस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। हम जानते हैं अमोनिया को वाटर में डालेंगे डिसॉल्व हो जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या देता है बेटा? OH नेगेटिव आयन देता है। तो इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज वीकली बेसिक, है ना, वीक बेस होता है, ये पता ही होगा आपको। और फॉर्मेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन, बेस क्यों है? क्योंकि OH नेगेटिव आयन देता है। इक्विलिब्रियम पे दोनों साइड डायरेक्शन पे रिएक्शन जा सकती है। अब इसके आगे देखें, एज अ वीक बेस इट प्रेसिपिटेट्स द हाइड्रोक्साइड या हाइड्रेटेड ऑक्साइड इन केस ऑफ सम मेटल, है ना, ऑफ मेनी मेटल फ्रॉम देयर सॉल्ट सोल्यूशन। ये वीक बेस है, तो ये मेटल के जो सॉल्ट्स होते हैं, है ना, जो हाइड्रेटेड सॉल्ट्स होते हैं या हाइड्रोक्साइड सॉल्ट होते हैं, उनको क्या कर देता है बेटा? प्रेसिपिटेट आउट कर देता है। आप देखें ZnSO4 NH4OH, ठीक है।
तो ये OH Zn पे गया, ZnOH ट्वाइस मिल गया आपको, और H ये जो सल्फेट था अमोनियम पे अटैक कर दिया, क्या बन गया? अमोनियम सल्फेट। एक तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट आपको देखने को मिल रहा है। जिंक हाइड्रोक्साइड का क्या मिल रहा है बेटा? व्हाइट पीपीटी मिल रहा है। क्या मिल रहा है? व्हाइट पीपीटी। FeCl3NH4OH, ठीक है, OH इस पर अटैक करेगा, लेकिन इसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस वगैरह जो हो जाएगा उसकी वजह से इसका ऑक्साइड फॉर्म मिलेगा, लास्ट में हाइड्रेटेड ऑक्साइड मिलेगा। तो Fe2O3.XH2O, और साथ में आपको क्या मिल जाएगा? अमोनियम क्लोराइड। और ये जो आयरन का जो ऑक्साइड मिल रहा है ना, फेरिक ऑक्साइड, इसका ब्राउन पीपीटी आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब सुनिए, ये खास रिएक्शन से बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको स्टार मार्क करेंगे आप, ठीक है ना? स्टार मार्क जिसको करा दो बिल्कुल याद होनी चाहिए वो रिएक्शंस, ठीक है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, एक बात बताओ, क्या अमोनिया के पास लोन पेयर है? यस। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ चुके, चैप्टर पूरा दिमाग में आ जाना चाहिए। क्या अमोनिया एक लिगेंड की तरह काम करता है? यस, एमाइन, डबल एम वाला, ठीक है ना? एंड ड्यू टू यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ मेटल आयन। एक बात बताओ, डी ब्लॉक का कोई मेटल ले लिया, वैसे तो कोई भी मेटल जिसके पास खाली डब्बा हो उसके साथ ये काम हो जाएगा, लेकिन एनसीईआरटी में डी ब्लॉक के लिए हम लोग स्पेसिफिकली बात करते हैं। क्या डी ब्लॉक के जो मेटल्स होते हैं उनका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ज्यादा होता है ड्यू टू वेकेंट ऑर्बिटल? यस, वो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं किसी भी लिगेंड से, ठीक है? अमोनिया बहुत ही अच्छा लिगेंड है। तो अगर कोई सेंट्रल मेटल आ गया, जैसे कॉपर का कोई सॉल्ट है, जैसे CuSO4 है, आप मान के चलो इसमें कॉपर +2 दिखा रखा है, ठीक है? यहां पर AgCl है, आप Ag+1 मान के चले। अब अमोनिया एक लिगेंड है, अमोनिया के सामने सेंट्रल मेटल अगर आ गया तो क्या ये इसके साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स बना लेगा या नहीं बना लेगा? बना लेगा। सेंट्रल मेटल है, लिगेंड है, कॉम्प्लेक्स बनेगा। एक बात बताओ, कॉपर +2 का कोऑर्डिनेशन नंबर वर्नर थ्योरी में बताया था 4। क्या होता है? 4। तो मतलब कॉपर +2 को कितने अमोनिया चाहिए बेटा? 4 अमोनिया चाहिए। 4 जगह कटवाएगा खुद को। सिल्वर +1 का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है, तो सिल्वर +1 खुद को कितनी जगह कटवाना चाहेगा? 2 जगह कटवाना चाहेगा। 2 जगह कटवाने के लिए कितने अमोनिया की जरूरत पड़ेगी? 2 अमोनिया की जरूरत पड़ेगी। आप देखो कॉम्प्लेक्स बन गया CuNH3,4, और यहां कॉपर के साथ जो सल्फेट था वो सल्फेट में चाहूं तो यहां लगा दो SO4-2। स्विट्जर सॉल्ट, कुछ याद आ रहा है? स्विट्जर सॉल्ट, क्यूप्रा अमोनियम आयन, कुछ याद आ रहा है ना? एक इलेक्ट्रॉन आगे जंप कर गया था, है ना? वो केस पढ़ा था हम लोगों ने। इसका डीप ब्लू कलर होता है। कौन सा कलर होता है बेटा? डीप ब्लू कलर होता है। इसके बाद CuSO4 के बाद AgCl का अमोनिया के साथ रिएक्शन कराया, 2 अमोनिया चाहिए, तो AgNH3 ट्वाइस Cl पड़ा, और ये कलरलेस होता है। इसका व्हाइट पीपीटी होता है, और ये क्या हो जाता है? कलरलेस। क्या हो जाता है? कलरलेस। क्या हो जाता है? कलरलेस। याद करिए, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर लास्ट में टेस्ट पढ़े थे, निकल +2 का रोजी रेड पीपीटी वगैरह वगैरह, याद आ रहा है? उसमें हमने पढ़ा था सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, AgF, AgCl, AgBr, Agi, कुछ याद आ रहा है? AgF सॉल्युबल होता है, AgCl व्हाइट पीपीटी, AgBr पेल येलो पीपीटी, AgI डार्क येलो पीपीटी। तो AgCl, AgBr के जो पीपीटी होते हैं अमोनिया में डालते ही डिसॉल्व हो जाते हैं, और डिसॉल्व होने का मतलब है क्या मिलेगा? कलरलेस सॉल्यूशन मिलेगा। ये वही रिएक्शन है बेटा वापस से, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोनों, याद रखें, है ना? वैसे तो कोई भी मेटल आ सकता है, कोई भी मेटल आ सकता है, बट एनसीईआरटी में ये जो 2 रिएक्शन है इसके बाहर से आज तक बेटा कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है। चलिए बेटा ना, नेक्स्ट जो हम लोग देख रहे हैं दैट इज रिएक्शन विद क्लोरीन। और किसकी बात हो रही है यहां पर? अमोनिया की क्लोरीन के साथ रिएक्शन की बात चल रही है। 2 टाइप की रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई है, दोनों रिएक्शन किसके ऊपर बेस्ड है? यहां पर लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट का खेल आएगा, ठीक है? एक बार अमोनिया एक्सेस हो जाएगा, एक बार क्लोरीन एक्सेस हो जाएगा, और उसके हिसाब से कुछ रिएक्शंस चेंज होंगी। देखें, पहला विद एक्सेस अमाउंट ऑफ क्लोरीन एंड लिमिटेड अमोनिया, मतलब अमोनिया लिमिटिंग रिएजेंट, क्लोरीन एक्सेस रिएजेंट। एंड सेकंड रिएक्शन इज विद लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्लोरीन, मतलब क्लोरीन यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट और अमोनिया क्या हो जाएगा? एक्सेस रिएजेंट। क्लोरीन जो है, Cl2 जो है, इसके बारे में हम लोग जब ग्रुप 17 पढ़ेंगे तब एक पॉइंट पढ़ेंगे कि क्लोरीन Cl2 से Cl-1 में जाना चाहता है, मतलब 0 से -1 में जाना चाहता है। खुद का होगा रिडक्शन, क्या होगा? खुद का रिडक्शन, और काम किसकी तरह कर सकता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ग्रुप 17 में ये पॉइंट आएगा आपके सामने। खैर, अभी ध्यान दें, एक छोटा सा तरीका आप समझ सकते हैं। जो एक्सेस में है वो आपको दोनों प्रोडक्ट्स में दिखेगा, जो एक्सेस में है वो दोनों प्रोडक्ट्स में दिखेगा। जैसे एक्सेस कौन है यहां पर? क्लोरीन, ठीक है? तो क्लोरीन नाइट्रोजन पर अटैक करेगा तो नाइट्रोजन का क्लोराइड बनाएगा, और क्लोरीन हाइड्रोजन पे अटैक करेगा तो हाइड्रोजन का क्लोराइड बनाएगा। इसका मतलब है आपको 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं, NCl3 एज वेल एज HCl। आप देखो Cl यहां 0 पे था, Cl2, और HCl में Cl किस पे आ गया? -1 में, मतलब वही रिएक्शन चल रही है। आगे देखो, लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का लिमिटेड अमाउंट है, और अमोनिया एक्सेस में। अब अमोनिया एक्सेस में है तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा ना, उसमें देखो दोनों तरफ नाइट्रोजन के प्रोडक्ट दिखेंगे। किसके प्रोडक्ट दिखेंगे? नाइट्रोजन के, क्योंकि ये एक्सेस में है, ठीक है?
आप देखो एक मिल रहा है अमोनियम क्लोराइड, क्या मिल रहा है अमोनियम क्लोराइड, यहां पर Cl 0 से -1 में आ गया, Cl 0 से -1 में आ गया अमोनियम क्लोराइड, और नाइट्रोजन यहां पर जो -3 था वो 0 पे आ गया, किस पे आ गया 0 पे आ गया। तो ये रिएक्शन मिल रही है, यहां पर दोनों क्लोरीन वाले प्रोडक्ट, यहां दोनों नाइट्रोजन वाले प्रोडक्ट मिलेंगे आपको, ध्यान रखें इसके। तो ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन आगे बेटा अमोनिया की। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, ये तीसरा टाइप का कंपाउंड आ रहा है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन के दो टाइप के कंपाउंड हम लोगों ने पढ़ लिए, कौन कौन सा, एक डाइनाइट्रोजन, एक अमोनिया। तीसरा जो कंपाउंड है, दीज आर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। एक टेबल आपके सामने पड़ा है एज इट इज, एनसीईआरटी का टेबल है, किसका टेबल है एनसीईआरटी का। तो अगर आपको टेबल में कुछ पॉइंट ना समझ में आ रहा हो, ना दिख रहा हो, तो आप एनसीईआरटी खोल के बैठ जाइए, ग्रुप 15, वहां पर ये टेबल मिल जाएगा, एज इट इज वही है, ठीक है। डिस्कस कर रहे हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। देखें क्या क्या ऑक्साइड्स है, आप लोगों ने सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पढ़ा होता है। क्या पढ़ा होता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। वहां पर एक एग्जांपल, वैसे तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा भी एग्जांपल लेते हैं, बट नाइट्रोजन का भी एक एग्जांपल बनता है N2O, NO, N2O3, NO2, N2O4, N2O5। तो ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स है। पहले नेमिंग की बात करते हैं, सिंपल है। कितने नाइट्रोजन है, दो, तो डाई नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन है, तो डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। यहां एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है। इस डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को, यहां पर आप नाइट्रोजन का स्टेट देखिए कितना है +1, यहां पर आप नाइट्रोजन का स्टेट देखिए कितना है +2। तो N2O को नाइट्रस ऑक्साइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। कभी नाम आ जाए, अस मतलब लोअर स्टेट है ना। और NO को नाइट्रिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, नाइट्रिक ऑक्साइड, हायर स्टेट वाला, ठीक है ना। +1 +2 नाइट्रस नाइट्रिक, ठीक है। इसके अलावा आप जानते हैं N2O को लाफिंग गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, लाफिंग गैस, ठीक है। चलिए आगे बात करें। N2O3 डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। फिर N2O4, NO2 और N2O4 के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं डाइमराइजेशन में। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, खुद ही से डाइमराइज होकर N2O4 बनाता है। तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, और एक लास्ट में आ जाता है N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। ये तो नाम हो गए इनके। स्टेट देख लीजिए, यहां +3 है, NO2 और N2O4 दोनों एक दूसरे के मोनोमर डाइमर हैं, तो ये +4, और N2O5 में नाइट्रोजन का स्टेट आ जाएगा +5। तो ये नेम फॉर्मूला विद ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, प्रिपरेशन पे आते हैं। किस पे आते हैं, प्रिपरेशन पे। किस पे आते हैं, प्रिपरेशन पे, ठीक है। प्रिपरेशन में सबसे पहले हम लोग नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड दैट इज N2O का प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं। याद करिए हीटिंग इफेक्ट अमोनियम सॉल्ट्स का। किसका, अमोनियम सॉल्ट का। ये अमोनियम नाइट्रेट है, तो अमोनियम के साथ डाइक्रोमेट और नाइट्राइट आता था, तो N2 बनता था, जो हमने अभी प्रिपरेशन में पढ़ा N2 की। और अगर अमोनियम के साथ नाइट्रेट आ जाए, कौन आ जाए, नाइट्रेट, तो ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता था, तो ये N2 नहीं बनाता था। क्या बनाता था, N2O। क्या बनाता था, N2O। ये प्रिपरेशन हम लोग ऑलरेडी हीटिंग इफेक्ट में पढ़ चुके हैं, ठीक है। आगे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, NO के प्रिपरेशन पे आ रहे हैं। NO का प्रिपरेशन देखिए, NaNO2 FeSO4 H2SO4, ये लिया, यहां पर FeSO4 थ्राइस, और साथ में है ना FeSO4 थ्राइस नहीं, Fe2SO4 थ्राइस, साथ में NaHSO4, NO और H2O। याद करें ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह भी हम लोगों ने एक बार पढ़ा था, उसमें भी NO का गुड एब्जॉर्बर होता है, कौन, FeSO4। यही रिएक्शन, इसी टाइप की रिएक्शन वहां हो रही थी, तो NO यहां पर प्रिपरेशन हो रहा है। इसके अलावा एक और प्रिपरेशन, छोटी सी प्रिपरेशन नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की हम लोगों ने पढ़ी थी, याद करें। N2 और O2 एट वेरी हाई टेम्परेचर 2000 केल्विन पे क्या बनाते थे, 2NO। वो रिएक्शन भी पढ़ी है, तो वो भी यहां काम आ सकती है। चलिए N2O3 पे आ रहे हैं। किस पे आ रहे हैं, N2O3। N2O3 का प्रिपरेशन कैसे किया, देखें। ऊपर कौन बन रहा है बेटा, 3 से ऊपर स्टेट कौन सी है, +2, और 3 से नीचे स्टेट कौन सी है, +4। तो ये जो NO है ना, सुनना मेरी बात, NO है ना, और ये जो NO2 है ना, NO और NO2 बोलूं या N2O4 बोलूं एक ही बात है, NO2 बोलूं या N2O4 बोलूं एक ही बात है, ठीक है। तो NO और N2O4, इससे ऊपर वाला इससे नीचे वाला मिक्स कर दें, आपको क्या मिल जाएगा, N2O3 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, N2O3 मिल जाएगा। आगे बात कर रहा हूं NO2 का प्रिपरेशन। याद करें अगेन, हीटिंग इफेक्ट किसका, नाइट्रेट्स का। मेटल नाइट्रेट का हीटिंग इफेक्ट पड़ा था, वहां पर देखा था क्या मिलता है, मेटल ऑक्साइड NO2 O2। याद करें ब्राउन कलर्ड गैस, NO2 क्या बोला था, ब्राउन कलर्ड गैस होती है। पैरामैग्नेटिक, O2 भी पैरामैग्नेटिक होता था, हीटिंग इफेक्ट का पार्ट है, पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अगला आ रहा है डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। ज्यादातर रिएक्शन पड़ी हुई मिलेंगी आपको। डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, याद करें ऊपर जो NO2 है उसी का डाइमर कौन है, N2O4।
तो आप याद करें NO2 को, है ना, ये डॉलर साइन बन गया, सबको डॉलर ही चाहिए, ठीक है। तो ये NO2 साइन बन गया है, NO2 के साथ जो डॉलर था इसमें ऊपर कूल करने पर, NO2 को कूल करने पर आपको N2O4 मिलता है, डाइमराइज हो जाता है और रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन चली जाएगी। अगर हम N2O4 को वार्म करेंगे तो NO2 बन जाएगा, ठीक है, बॉन्ड टूट जाएगा, वार्म करने पर इधर आ जाएगा और कूल करने पर बॉन्ड जुड़ जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, N2O4। ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ रिएक्शन है ना, केमिकल बॉन्डिंग में। और लास्ट आता है डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। क्या आ रहा है, डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। अब सुने, हम लोगों ने डिहाइड्रेटिंग एजेंट करके एक टॉपिक पढ़ा था अभी रिसेंटली। क्या पढ़ा था, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये जो HNO3 है, ध्यान से देखो, ये जो HNO3 है, क्या ये एसिड है या नहीं है बेटा, है। और इसका डिहाइड्रेशन कर दिया। एसिड के डिहाइड्रेशन के लिए एसिड का यूज होता है, मतलब एसिड P4O10 नॉन मेटल ऑक्साइड है, ठीक है। तो एसिड के डिहाइड्रेशन के लिए एसिड का यूज करा। और जब HNO3 का डिहाइड्रेशन होगा तो HNO3 का एनहाइड्राइड याद करिए, HNO3 का एनहाइड्राइड याद करिए। तो इसमें से वाटर निकाल दिया, 2 HNO3 में से एक वाटर निकाल दिया। एक वाटर निकालने पर आपको मिलता है N2O5। क्या मिलता है, N2O5। तो आप देख लीजिए यहां पर N2O5 मिल गया है आपको, जो हमें प्रिपेयर करना था। साथ में एक प्रोडक्ट मिला HPO3, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। क्या मिला है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। अब एक बात आ सकती है माइंड में कि सर चलो HNO3 का तो हमने क्या कर दिया बेटा, यहां पर क्या कर दिया बेटा, यहां पर N2O5 बना दिया, ठीक है, डिहाइड्रेशन कर दिया। डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन लिया था, P4O10। क्या लिया था, P4O10। तो वाटर इसमें से निकला तो वाटर अटैक किस पे करेगा, P4O10 पे अटैक करेगा। और P4O10 पे जब वाटर अटैक करेगा तो P4O10 में फास्फोरस का स्टेट कितना है, +5। तो फास्फोरस का +5 वाला ऑक्सी एसिड बनना चाहिए। ऑक्साइड पे जब वाटर अटैक करेगा तो हाइड्रोक्साइड बनेगा और फास्फोरस का +5 वाला हाइड्रोक्साइड पेरेंट एसिड H3PO4 होता है। कौन होता है, H3PO4। और यहां पर H3PO4 नहीं मिल रहा है, क्या मिल रहा है, HPO3। क्यों, क्योंकि H3PO4 कब मिलता है, जब कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होता है। वाटर जब एक्सेस में होगा ना तब H3PO4 बनेगा। यहां पर जब आप रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो P4O10 का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करने के लिए 4 वाटर मॉलिक्यूल चाहिए थे, वो नहीं मिलेगा। और वो नहीं मिलेगा इसीलिए पार्शियल हाइड्रोलाइसिस होगा और पार्शियल हाइड्रोलाइसिस में आपको क्या मिलेगा, HPO3। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुने। अब एक बार ये सारा क्लियर कर रहा हूं ताकि दिख सके आपको, आगे उस पर बात करते हैं, प्रॉपर्टीज पे। देखिए सारे प्रिपरेशन हो गए, अब प्रॉपर्टीज पे आते हैं। क्या ये सारे ऑक्साइड्स हैं या नहीं है, है। तो ऑक्साइड, हाइड्राइड, हाइड्रो ऑक्साइड देखते ही दिमाग में क्या आना चाहिए, पीरियोडिक टेबल बोल चुका हूं कई बार। सारे किसके ऑक्साइड है, मेटल के या नॉन मेटल के, नॉन मेटल के। नॉन मेटल के ऑक्साइड ज्यादातर एसिडिक और कुछ एक नॉन मेटल के ऑक्साइड, कुछ एक नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, न्यूट्रल। याद करें N2NO लोअर स्टेट वाले ये दोनों न्यूट्रल और बाकी सारे नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक एसिडिक एसिडिक। खत्म बात, ठीक है। ऊपर के 2 न्यूट्रल बाकी सारे एसिडिक। क्या बोला, ऊपर के 2 न्यूट्रल बाकी सारे एसिडिक, ऊपर के 2 न्यूट्रल बाकी सारे एसिडिक। ध्यान से सुनना ये बात है। क्यों बोल रहा हूं, एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, समझना, आगे बताता हूं। क्योंकि इसके बाद जो मैंने बोला था सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड आएगा नाइट्रोजन फैमिली का, दैट इज नाइट्रिक एसिड HNO3, उसमें काम आएगी ये बात है, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनना, 2 न्यूट्रल बाकी सब एसिडिक। तो न्यूट्रल न्यूट्रल माइंड में फिट कर लो, न्यूट्रल न्यूट्रल माइंड में फिट कर लो, कौन आएगा, N2NO, ठीक है। अब सुनिए प्रॉपर्टीज में इसके स्टेट पे जाइए, है ना, सॉलिड लिक्विड गैस वगैरह। ये कलरलेस गैस होती है, क्या होती है, कलरलेस गैस, ठीक है। ये भी कलरलेस गैस है, ये दोनों कलरलेस गैस है, गैस है, ठीक है। N2O3 सॉलिड है, कौन से कलर का, ब्लू कलर का। कौन से कलर का, ब्लू कलर का। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, आई होप सभी को पता है, ब्राउन कलर्ड गैस, हीटिंग इफेक्ट में पड़ चुका है। NO2 इज ब्राउन कलर्ड गैस, है ना। N2O, NO, NO2 इनका मास कम है। N2O3, N2O4, N2O5 मास बढ़ गया, मास बढ़ गया, वंडरवॉल फोर्स बढ़ गया, वंडरवॉल फोर्स बढ़ गया, पैकिंग बढ़ गई, पैकिंग बढ़ गई, अट्रैक्शन बढ़ गया, मतलब गैस से लिक्विड सॉलिड की तरफ जा रहे हैं। तो बेटा ये गैस, ये गैस, ये गैस, 3 गैसियस नाइट्रोजन के ऑक्साइड। कौन कौन गैसियस ऑक्साइड बताओ, N2O, NO, NO2। 3 गैसियस कंपाउंड कौन कौन से हैं, N2O, NO, NO2, ये काम में आएगा आगे नाइट्रिक एसिड में। बाकी सब सॉलिड या लिक्विड। अब देखो N2O3 ब्लू कलर का सॉलिड है, क्वेश्चन आ जाए कलर्ड सॉलिड, कौन आ जाएगा, N2O3 फिक्स है। अब देखो इसको N2O4 को सॉलिड एज वेल एज लिक्विड, सॉलिड एज वेल एज लिक्विड बट कलरलेस है। और N2O5 भी क्या आ जाएगा, कलरलेस सॉलिड, ठीक है। तो 3 सॉलिड है और 3 गैसियस है, 3 सॉलिड है 3 गैसियस है। गैसियस कौन है, हल्के वाले, कम वेट वाले, N2O, NO, NO2। अब एक बात बताओ, कलरलेस, कलरलेस गैस कौन सी, ये दोनों, या न्यूट्रल गैस कौन सी, N2O, NO।
और कलर्ड कौन? NO2। कलर्ड कौन? NO2। कलर्ड कौन? NO2। याद रखना, तीन गैसेस है, गैसियस के प्रोडक्ट काम में आएंगे HNO3 में। तीन गैसियस प्रोडक्ट है, N2O, NO, NO2। उसमें से कलरलेस N2O, NO और कलर्ड NO2 फिक्स कर ले माइंड में। ये सारी प्रॉपर्टी हो गई, आगे मूव कर रहे हैं। अब आते हैं किसके ऊपर? HNO3। अगला जो लास्ट कंपाउंड ग्रुप 15 में, नाइट्रोजन का लास्ट कंपाउंड, फास्फोरस के कंपाउंड्स बाकी है। नाइट्रोजन का जो लास्ट कंपाउंड है दैट इज HNO3, नाइट्रिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रिक एसिड। और नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए कितना है? +5। क्या ये नाइट्रोजन का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है या नहीं बेटा? है। और नाइट्रोजन या कोई भी एलिमेंट अगर अपने हाईएस्ट स्टेट पे है तो क्या उससे ऊपर जा सकता है? नहीं। अब अगर इससे ऊपर नहीं जाएगा तो इससे नीचे आएगा। नीचे आएगा तो खुद का क्या होगा? रिडक्शन। और अगर खुद का रिडक्शन होता है तो काम किसकी तरह करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये HNO3 बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऐसा मान ले हमारे सिलेबस का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर कोई है तो वो कौन है? HNO3। इवन कंसंट्रेटेड HNO3 तो ऑक्सीडाइजिंग है ही, डाइल्यूट HNO3 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जब इसको वेरी 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 डाइल्यूट कर देते तब जाके है ना इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर रिड्यूस होता है। ठीक है, आगे सुने। HNO3 हाइब्रिडाइजेशन वगैरह आप निकाल लेंगे, है ना, वो सब हम लोग चीजें पढ़ चुके। इन द लेबोरेटरी नाइट्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग KNO3 एंड NaNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 इन अ ग्लास रेटॉर्ट, है ना। KNO3 या NaNO3, है ना, दोनों में से कोई एक, KNO3 या NaNO3, कोई भी एक नाइट्रेट ले ले और उसका रिएक्शन किससे करा दे? H2SO4 से ना ग्लास रेटॉर्ट, है ना। ग्लास रेटॉर्ट मतलब एक अपैरेटस होता है ग्लास का, ठीक है, और उसको हिंदी में बोलते हैं, है ना, कांच भपका, इस तरह का बोला जाता है। तो आप देखें ग्लास रेटॉर्ट मेथड में क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं, मैंने आपको बोला ग्रुप 15 में ज्यादातर रिएक्शन आपको क्या मिलेंगी? हीटिंग या डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। यहां पर HNO3 में ज्यादातर अब आपको रेडॉक्स रिएक्शन मिलेंगी, ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, बट प्रिपरेशन में इसके डबल डिस्प्लेसमेंट वाला काम आ रहा है। NaNO3 H2SO4 दिया है। H2SO4 इज अ डाइप्रोटिक एसिड, 2 H+ दे सकता है, कभी भी दोनों H+ इकट्ठा नहीं देता। इक्विलिब्रियम में आप पढ़ चुके होते हैं, एक एक करके H+ देगा। तो इसका एक H+ अगर यहां आया तो वो नाइट्रेट पे अटैक करेगा और क्या बना लेगा? HNO3। और ये जो Na है वो उस एक H+ को सब्स्टिट्यूट करके यहां जाएगा और क्या मिल जाएगा? NaHSO4, ठीक है। और आगे फर्दर रिएक्शन हो सकती है, इसका एक और H+ निकल के यहां जा सकता है, फिर से HNO3 बनेगा और Na2SO4 आपको मिल जाएगा। बट हाँ, हमें HNO3 चाहिए था। ये मेथड होती है HNO3 की प्रिपरेशन की, लैब मेथड है, ध्यान रखें, लेबोरेटरी मेथड है, ग्लास रेटॉर्ट मेथड है। अगला जो प्रोसेस आ रहा है दैट इज ऑसवर्ल्ड प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? ऑसवर्ल्ड प्रोसेस। टी साइलेंट है बट ऑस्टवर्ल्ड प्रोसेस बोलते हैं तो भी कोई मतलब नहीं है, कोई चेंज नहीं है। ऑसवर्ल्ड प्रोसेस मैंने आपको बोला था 4 नेम मेथड पी ब्लॉक में आएंगी। पहला हमने पढ़ा हेबर्स प्रोसेस, किसका प्रिपरेशन था? अमोनिया का। दूसरा आ रहा है ऑसवर्ल्ड प्रोसेस, ध्यान से सुनना। अब ये जो हेबर प्रोसेस थी वो तो सिंगल स्टेप की रिएक्शन थी, है ना, N2,3H2 2NH3। ऐसे ही एक डेकॉन्स प्रोसेस आएगा, वो भी सिंगल स्टेप का होगा। बट बीच के जो दो प्रोसेस है ना, ऑसवर्ल्ड और कॉन्टैक्ट, ये 3-4 स्टेप के रिएक्शन होंगे। कितने स्टेप के? 3-4 स्टेप के। तो इसमें स्टेप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। चारों स्टेप दे देगा, उनमें से एक जगह कहीं गड़बड़ कर देगा, पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज करेक्ट, इनकरेक्ट, इस तरह के क्वेश्चन बना देता है, ठीक है, ध्यान से सुना। अब ऑसवर्ल्ड में हम किसको प्रिपेयर कर रहे हैं? HNO3 को। किसको प्रिपेयर कर रहे हैं? HNO3 को। अब HNO3 का प्रिपरेशन क्योंकि 3-4 स्टेप में होना है तो अपने को यह पता होना चाहिए कि रिएक्शन स्टार्ट कहां से होगा, कहां से स्टार्ट होगा, ठीक है। आप याद करो हेबर का एंड क्या बना था? हेबर का, इससे पहले जो पढ़ा हेबर का एंड प्रोडक्ट क्या बना था? अमोनिया। बस वहीं से शुरू कर दो, अमोनिया लिया, क्या लिया? अमोनिया लिया, वहां से शुरू हो गया। अब अमोनिया में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना? -3। मुझे बनाना क्या है? HNO3, जहां पर नाइट्रोजन का स्टेट कितना है? +5। -3 से +5 अगर पहुंचाना है तो क्या करना पड़ेगा? नाइट्रोजन को ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? -3 से +5 ले जाना है, नाइट्रोजन को ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा। वैसे तो जमाने भर के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास है, पर सस्ता सुंदर टिकाऊ, क्या बोला मैंने? सस्ता सुंदर टिकाऊ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? O2। ज्यादातर रिएक्शन आप देखोगे हमारे सिलेबस में हम लोग ऑक्सीजन को यूज करेंगे एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये बहुत इजीली मिल जाता है और सस्ता सुंदर टिकाऊ है, ठीक है। हाँ, हर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कुछ औकात होती है, कुछ लिमिट होती है, उतने तक वो ऑक्सीडाइज करेगा। जैसे बाई चांस ऑक्सीजन की औकात है कि नाइट्रोजन को -3 से +2 +3 कहीं भी ले जाए, है ना। अभी फाइनाइट चीज नहीं है, डेफिनेट चीज नहीं बता रहा हूं, एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। तो हर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कुछ लिमिट होती है, वो किसी एक लेवल तक ऑक्सीडाइज कर सकता है। हाँ, अगर वो प्रोडक्ट उसी स्टेट का है तो काम चल गया,
अदरवाइज अगर उसको फर्दर ऑक्सीडाइज करना है और इससे काम नहीं चल रहा है तो फिर हम इससे और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, बट उसके लिए खर्चा लगेगा। इसीलिए पहली प्रायोरिटी हमेशा किसको देंगे? सस्ते सुंदर टिकाऊ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को, और वो कौन है? ऑक्सीजन। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। NH3 लिया, -3 स्टेट में, सस्ता सुंदर टिकाऊ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे अटैक किया तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन पे भी अटैक करेगा, हाइड्रोजन पे भी अटैक करेगा। और यहां कैटलिस्ट याद रखना, मैंने बोला था चारों रिएक्शन में कैटलिस्ट आएंगे, याद होने चाहिए, ठीक है ना। वहां पर कौन था कैटलिस्ट? याद करो, आयरन ऑक्साइड अलॉन्ग विद K2O Al2O3। यहां पर कैटलिस्ट इज PTRH, प्लेटिनम, है ना। ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ना, इसके बारे में प्रॉपर्टी है, डी ब्लॉक जब पढ़ेंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तो बनाते हैं, साथ ही साथ दे कैन एक्ट एज अ गुड कैटलिस्ट। कैटालिटिक एक्टिविटी ज्यादा होती है क्योंकि इनके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक, तो ऑक्सीजन ने नाइट्रोजन पे अटैक किया और ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन पे अटैक किया। नाइट्रोजन पे अटैक करके नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनाएगा। अब नाइट्रोजन के तो ढेर सारे ऑक्साइड बनते हैं, इसीलिए आपको यहां तो ध्यान ही रखना पड़ेगा कि कौन सा ऑक्साइड बनेगा? NO बनेगा। ठीक है, और वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन पे अटैक करेगा तो वाटर बन जाएगा। आगे बात समझ में? ठीक है, अब सुनिए, ये जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड बना, अभी नाइट्रोजन इसमें कौन सी स्टेट पे आ गया? +2। हमें पहुंचाना है +5 में, मतलब इसको और ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा। तो यहां खींचा NO को और ऑक्सीडाइज कर दो। ऑक्सीडाइज करने के लिए सस्ता सुंदर टिकाऊ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? ऑक्सीजन। लिया, ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज कराया, क्या मिल गया? NO2। क्या मिल गया? NO2। ऑक्सीडाइज होने पर यहां नाइट्रोजन आ गया +4 स्टेट पे, NO2 मिल गया। बेटा ये जो NO2 है, ये जो NO2 है, याद करिए, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ग्रुप 15 है ना, चैप्टर मतलब इस ग्रुप के स्टार्टिंग में एक पॉइंट बताया था, नाइट्रोजन अगर +1 से +4 होता है, कहां से कहां तक होता है? +1 से +4 होता है, तो वो क्या हो जाता है? डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है। क्या हो जाता है? डिस्प्रपोर्शनेट। अब देखो, नाइट्रोजन +4 में, ठीक है, NO2 क्या है? एसिडिक ऑक्साइड है, तो NO2 वाटर के साथ एसिडिक मीडियम मिल गया, डिस्प्रपोर्शनेट होगा। और डिस्प्रपोर्शनेट होने का प्रोडक्ट वही है जो हमने उस रिएक्शन में देखा था, एक तो HNO3 मिलेगा और एक NO मिल जाएगा। क्या मिलेगा? HNO3 और NO। HNO3 अपना प्रोडक्ट हो गया। NO जो मिला उसको हम यहां पर वापस से सेकंड स्टेप पे यूज करके, रिसाइकल करके, NO को यहां से उठाया, रिसाइकल करा, आगे बढ़ते गए तो वापस से ये रिएक्शन चलती जाएगी। ठीक है ना। तो आप देखो HNO3 मिल गया। अभी ये जो HNO3 आपको मिला, ठीक है, ये प्योर नहीं है, बिल्कुल प्योर नहीं है ना, एग्जैक्टली जो प्योरिटी चाहिए वो नहीं है, तो उसके बारे में कुछ खास बातें आएंगी। HNO3 कैन बी कंसंट्रेटेड बाय डिस्टिलेशन अप टू 68%। यहां से जो HNO3 मिला वो 68% प्योरिटी का मिलेगा आपको। ठीक है, अब इसको और प्यूरिफाई करना है। 100% प्यूरिटी तो किसी चीज की नहीं होती, बट हाँ, जितना मैक्सिमम प्यूरिटी हम लोग अटेन कर सकते हैं वो कोशिश की जाएगी। तो 68% प्योर HNO3 मिला, इसके साथ थोड़े बहुत वाटर वेपर वगैरह मिल जाएंगे आपको। अब एक बात बताओ, वाटर मिल गया मतलब इसका क्या कराना है? वाटर हटाना है। वाटर हटाने का प्रोसेस मतलब डिहाइड्रेशन। एसिड को डिहाइड्रेट करने के लिए एसिड का यूज होगा, पढ़ चुके हम लोग। ठीक है, तो हम लोग किसका यूज कर रहे हैं? इसका प्योरिटी 68% से 98% ला रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। एसिड को डिहाइड्रेट करने के लिए एसिड का यूज किया, तो कंसंट्रेटेड एसिड की हेल्प से डिहाइड्रेशन करके 68% प्योरिटी को 98% प्योरिटी में चेंज करते हैं HNO3 में। आगे बात समझ में? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। रिएक्शंस ध्यान से सुनना। प्रिपरेशन के बाद ये जो HNO3 की प्रॉपर्टीज आपके सामने आ रही है ना बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बोर्ड पर्पस एज वेल एज कंपटीशन। अगर कोई मुझे ऐसा बोल दे कि सर पूरे पी ब्लॉक में से आप ऐसा बता दो कि 2 रिएक्शन 3 रिएक्शन याद करनी है और कुछ भी याद नहीं करना है ना, वैसा ऐसा करना नहीं है। ठीक है, ये मतलब वो वार्निंग आती है ना कि डूइंग दिस इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो ये डूइंग दिस कुड बी हार्मफुल फॉर योर करियर ऑल्सो। ठीक है, बट एक बात ध्यान रखें, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस अगर पी ब्लॉक की देखूं यहां पर ग्रुप 15 में से, तो वही जो HNO3 की रिएक्शन हम लोग यहां पढ़ने वाले हैं ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। इसके ऊपर जब आप प्रीवियस ईयर के एग्जाम, इवन बोर्ड के एग्जाम और कंपटीशन के उठाओगे ना, लगभग आप 100 पेपर अगर देखोगे तो आपको 80 to 90 पेपर्स में ये रिएक्शन मिल जाएगी। मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो फोकस करके ध्यान देके समझेंगे। यहां पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा? प्रॉपर्टीज ऑफ HNO3। HNO3 में नाइट्रोजन मैंने बोल दिया आपको कौन सी स्टेट में बेटा? +5 मतलब ये किसकी तरह काम कर सकता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, है ना। अब HNO3, एक बात सुनना, एक स्टेटमेंट है एनसीईआरटी में, मैं बोल भी दे रहा हूं, लिख भी लेना। HNO3 किसकी तरह काम कर सकता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, बट आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रखी है, आपने नर्स्ट इक्वेशन पढ़ रखी है। किसी ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट का पावर होता नहीं, किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे। किस पे डिपेंड करता है? E0 की वैल्यू पे। और ये जो E0 की वैल्यू होती है,
ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। नस्ट इक्वेशन का जो रिलेशन होता है आप जानते हो, उससे टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, और टेम्परेचर और साथ ही साथ कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होता है, कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होता है। तो HNO3 कितना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या कहां पर वीक हो जाएगा, ये दो बातों पर डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। तो इस पॉइंट को लिख लेंगे कि द ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ HNO3, मैं लिखवा रहा HNO3 के लिए हूं, बाकी ये सबके लिए अप्लाई होगा बेटा, ध्यान रखना, ठीक है ना। द ऑक्सीडाइजिंग पावर, पहले तो लिख लो HNO3 इज अ वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट इट्स ऑक्सीडाइजिंग पावर इज डिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। तो जब ये कंसंट्रेटेड होगा तो ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जैसे जैसे डाइल्यूट या वेरी डाइल्यूट करते जाएंगे इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होता जाएगा टेम्परेचर के साथ साथ या कंसंट्रेशन के साथ साथ। इस बात को ध्यान रखें बेटा, ठीक है। अब देखो दो तरह के HNO3 हम लोग यहां कंपेयर कर रहे हैं, एक कंसंट्रेटेड HNO3 और एक डाइल्यूट HNO3। कौन कौन सा, कंसंट्रेटेड एज वेल एज डाइल्यूट, ठीक है। पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेस पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक। अब सुने आगे, इसकी रिएक्शन पढ़नी है मेटल के साथ। आपके सिलेबस में दो ही मेटल दे रखे हैं, जिंक और कॉपर। कौन कौन से, जिंक और कॉपर। सुनना मेरी बात, जिंक आ जाता है नेगेटिव SRP में, किसमें आ जाता है, नेगेटिव SRP में, और कॉपर आ जाता है पॉजिटिव SRP में। तो जो जिंक के लिए रिएक्शन दे रखे हैं उसी को हम जनरलाइज कर सकते हैं। जिंक मतलब नेगेटिव SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो नेगेटिव SRP मेटल के साथ जो ये रिएक्शन दिखाएगा वो वही रिएक्शन होगी जो ये जिंक के साथ दिखाएगा। हमें जिंक और कॉपर पढ़ना है, ठीक है। और कॉपर के साथ ये वो रिएक्शन दिखाएगा, छापा है ना, CHAPA, जो पॉजिटिव SRP मेटल के साथ दिखाता है। और पॉजिटिव SRP मेटल के साथ साथ पीबी है नेगेटिव SRP, लेकिन पीबी के साथ इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी अलग देखी गई है तो ये पीबी नेगेटिव SRP, बट ये रिएक्शन पॉजिटिव SRP की तरह दिखाता है। क्यों दिखाता है, आप देखो यहां SN भी आ गया। SN और पीबी याद करो, छापा वाला जो ट्रिक होता है ना, मैंने आपको तरीका बताया था, ली के बाप से काका ने मांगी वगैरह वगैरह, ठीक है। उस ऑर्डर में आप देखो SN पीबी हाइड्रोजन के जस्ट ऊपर होते हैं, मतलब बाउंड्री पे है, ठीक है। तो इनकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी डिफरेंट देखी गई है विद रिस्पेक्ट टू अदर मोर नेगेटिव SRP मेटल, ठीक है। तो आप देखो पीबी आ गया, SN आ गया। पीबी का रिएक्शन किससे मिलता जुलता मिलेगा यहां पर, पॉजिटिव SRP मेटल, और SN का रिएक्शन किससे मिलता हुआ दिखेगा, मेटलॉइड्स और नॉन मेटल, मेटलॉइड्स और नॉन मेटल। सुनना, HNO3 एसिडिक नेचर का है, मेटल जनरली बेसिक या एम्फोटेरिक होते हैं, ठीक है। तो मेटल एसिडिक और बेसिक का तो रिएक्शन हो ही जाएगा। तो आप देखो HNO3 के साथ नेगेटिव या पॉजिटिव कैसा भी मेटल हो रिएक्शन कर रहा है, चाहे कंसंट्रेटेड हो चाहे डाइल्यूट हो, चाहे कंसंट्रेटेड हो चाहे डाइल्यूट हो। HNO3 कंसंट्रेटेड पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एसिड की तरह नहीं, अब इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह देखो। तो नॉन मेटल के साथ, क्योंकि नॉन मेटल मेटलॉइड एसिडिक नेचर दिखाते हैं जनरली, तो एसिड एसिड में नॉर्मल रिएक्शन तो नहीं हो सकता, हाँ रेडॉक्स जरूर हो सकता है। तो कंसंट्रेटेड HNO3 और मेटलॉइड नॉन मेटल का रेडॉक्स हो जाएगा, रेडॉक्स हो जाएगा। और डाइल्यूट होते ही उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर कम हो गया तो ये फिर रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। तो आप देखो नॉन मेटल मेटलॉइड सिर्फ कंसंट्रेटेड से रिएक्शन करेंगे और मेटल कंसंट्रेटेड एज वेल एज डाइल्यूट से रिएक्शन करेंगे। पहला तो ये क्लियर करें, ठीक। अब सुने आगे, ये जो मेटलॉइड नॉन मेटल वाला पार्ट है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, इस तरह से, तो उसको अभी भूल जाए। अभी हम सिर्फ मेटल पे फोकस कर रहे हैं। किस पे फोकस कर रहे हैं, मेटल पे। पहली बात आपको जो यहां पर क्वेश्चन पूछा जाएगा HNO3 के रिस्पेक्ट में, अभी मैं सबके लिए बात कर रहा हूं, है ना, मेटल और नॉन मेटल और मेटलॉइड सबके लिए, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मेन प्रोडक्ट का नहीं पूछता, बाय प्रोडक्ट का पूछता है। किसका पूछता है, बाय प्रोडक्ट का। किसका पूछता है, बाय प्रोडक्ट का, है ना। HNO3 में ज्यादातर क्वेश्चन जो आएंगे वो मेन प्रोडक्ट के नहीं आएंगे, बाय प्रोडक्ट के आएंगे। और बाय प्रोडक्ट में क्या पूछेगा, गैसियस बाय प्रोडक्ट। क्या पूछेगा, गैसियस बाय प्रोडक्ट। अभी थोड़ी देर पहले, इससे पहले एक स्लाइड देखी थी हमने जिसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स पड़े थे, वो मैंने बोला था 3 गैसियस ऑक्साइड हैं, याद होने चाहिए। कौन कौन से गैसियस ऑक्साइड थे बताइए, N2O, NO और NO2, यही थे ना गैसियस ऑक्साइड्स। और इसमें मैंने बोला था ये दो क्या है, कलरलेस, और ये क्या है, कलर्ड। कलरलेस कलर्ड, कलरलेस कलर्ड, दोनों गैसियस बाय प्रोडक्ट है, ध्यान सुनना, तीनों मतलब, है ना। कंसंट्रेटेड HNO3 में ध्यान से सुनो, कंसंट्रेटेड HNO3 में आप देख सकते हैं हर जगह, चाहे मेटल हो, कैसा भी मेटल हो, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, कैसा भी मेटल हो, कैसा भी नॉन मेटल हो, मेटलॉइड हो, कंसंट्रेटेड HNO3 में हर बार जो गैसियस बाय प्रोडक्ट मिला है वो कलर्ड मिला है। कौन मिला है, कलर्ड। कलर्ड मतलब NO2। कौन मिलेगा, NO2, फिक्स है। इसमें जो बाय कंसंट्रेटेड HNO3 है, मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड किसी से भी रिएक्शन हो जाए NO2 ही मिलेगा, NO2 ही मिलेगा, NO2 ही मिलेगा, फिक्स है। चेंज आता है यहां पर डाइल्यूट में, क्योंकि ये वीक हो गया।
वीक हो गया तो मेटल अपनी कारस्तानी दिखा सकता है। यहां पर तो कंसंट्रेटेड HNO3 पावरफुल था, कंसंट्रेटेड था, तो इसने दोनों मेटल है ना, नॉन मेटल के साथ तो ठीक है एक ही रिएक्शन है, NO2 याद रखे, कंसंट्रेटेड HNO3 पावरफुल था डाइल्यूट के कंपैरिजन में। यहां ये अपनी मर्जी चला रहा था, किसके साथ, चाहे नेगेटिव SRP वाला मेटल हो चाहे पॉजिटिव SRP वाला मेटल हो, चलेगी HNO3 की, और HNO3 ने इसीलिए दोनों के साथ सेम प्रोडक्ट बनाया। आप देख सकते हो मेटल नाइट्रेट NO2, मेटल नाइट्रेट NO2, ठीक है। जैसे ही HNO3 डाइल्यूट हुआ, मेटल ने बोला हा आजा, अब मेरे चक्कर में आ गया ना, अब मेटल अपने तरीके से रिएक्शन चलाएगा। क्यों? क्योंकि वो वीक पड़ गया तो मेटल अपना दम दिखाएगा। याद करो, नेगेटिव HNO3 तो किसकी तरह काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो मेटल किसकी तरह काम करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। बताइए पॉजिटिव और नेगेटिव SRP में से पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं, नेगेटिव SRP। अब यहां पर डाइल्यूट HNO3 में आपको जो गैसियस प्रोडक्ट मिलेगा वो कलरलेस वाला मिलेगा। कौन मिलेगा, कलरलेस। कंसंट्रेटेड HNO3 में कलर्ड गैसियस प्रोडक्ट, डाइल्यूट HNO3 में कलरलेस गैसियस प्रोडक्ट। पर यहां पर ये रिएक्शन तो होनी नहीं है, ठीक है, ये तो हम बात कर चुके हैं। मेटल अपनी मर्जी चलाएगा, इन दोनों में से कहां पर कौन सा गैसियस प्रोडक्ट मिलेगा वो समझिए बेटा। यहां पर नाइट्रोजन +5 है। एक बात बताओ, नेगेटिव SRP मोर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब यहां पर नाइट्रोजन का स्टेट +2 है NO में, और यहां पर NO2 में क्या है, +1। आप बताइए जो डाइल्यूट HNO3 है, जहां पर नाइट्रोजन +5 में है, उसको ज्यादा रिड्यूस कौन करेगा। देखो +5 से एक जगह +1 जा रहा है और एक जगह +5 से +2 जा रहा है। बताइए ज्यादा रिड्यूस कहां हो रहा है, +1 में। +5 से +1 ज्यादा रिडक्शन हुआ। ज्यादा रिडक्शन कौन करेगा, जो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, नेगेटिव SRP वाले हो। तो नेगेटिव SRP में आपको N2O मिलेगा, मोर रिड्यूस्ड प्रोडक्ट मिलेगा, और पॉजिटिव SRP में आपको लेस रिड्यूस्ड कलरलेस प्रोडक्ट मिलेगा, वो क्या मिलेगा, NO। तो ये इसका ओवरऑल होल सोल है रिएक्शन का, ठीक है। फिर से एक बार बोल दे रहा हूं, HNO3 कंसंट्रेटेड डाइल्यूट, कैसा भी मेटल हो, नॉन मेटल हो, मेटलाइट हो, कंसंट्रेटेड में बाय प्रोडक्ट हमेशा NO2 मिलेगा, फिक्स से कलर्ड है ना। और डाइल्यूट में नॉन मेटल के साथ तो रिएक्शन करेगा नहीं, मेटल के साथ जो रिएक्शन करेगा वहां कलरलेस गैसियस प्रोडक्ट मिलेगा। अब कलरलेस में दो हैं, N2O NO। कहां N2O मिलेगा, जहां नेगेटिव SRP, क्योंकि वो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, और कहां NO मिलेगा, जहां पर पॉजिटिव SRP है। क्यों, क्योंकि वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। आगे बात समझ में, चलिए अब इसको एक बार इरेज कर रहा हूं, देखें ध्यान से। ये जो मेटलॉइड्स की रिएक्शन है बाद में देखते हैं। नेगेटिव SRP में मैंने बोला था जिंक, पॉजिटिव SRP में मैंने बोला था कॉपर। इसकी रिएक्शन देखनी है, ध्यान से देखें। Zn प्लस HNO3, और कैसा HNO3 ले रहे हैं, कंसंट्रेटेड है ना। जिंक और कॉपर दोनों की कंसंट्रेटेड के साथ, जिंक और कॉपर दोनों की डाइल्यूट के साथ। समझना रिएक्शन को अच्छे से। यहां नाइट्रोजन कौन से स्टेट में बेटा, +5, जिंक कौन से स्टेट में, 0। क्या HNO3 कंसंट्रेटेड HNO3 एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा, यस। जूनियर क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हो, कहां से पढ़ते आ रहे हो, जूनियर क्लासेस से। मेटल रिएक्ट विद एसिड, मेटल रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट। क्या बनाता है, सॉल्ट। HCl लोगे, क्या बनेगा, क्लोराइड सॉल्ट, Na + HCl NaCl, Na + H2SO4 Na2SO4 है ना। तो मेटल का जब भी एसिड से रिएक्शन होगा सॉल्ट बनेगा। तो नाइट्रेट सॉल्ट के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ कौन सा सॉल्ट बनेगा, नाइट्रेट। तो यहां मिल गया जिंक नाइट्रेट। क्या मिल गया, जिंक नाइट्रेट। आप देखो मेटल के साथ सॉल्ट बनेगा, नाइट्रेट सॉल्ट बनेगा, मेटल के साथ नाइट्रेट सॉल्ट बनेगा, मेटल के साथ नाइट्रेट सॉल्ट बनेगा, मेटल के साथ नाइट्रेट सॉल्ट बनेगा। कैसा भी केस हो, कंसंट्रेटेड डाइल्यूट है ना, मेन प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, मेटल के साथ बाय प्रोडक्ट समझ चुके। हर जगह मेटल का रिएक्शन एसिड से होगा, मेटल सॉल्ट बन जाएगा, मेटल सॉल्ट बन जाएगा। और नाइट्रिक एसिड है, कौन सा सॉल्ट मिलेगा, नाइट्रेट सॉल्ट मिलेगा। तो जिंक 0 से +2 पे आ गया, मतलब HNO3 ने जिंक को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज, खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस। और HNO3 में जो बाय प्रोडक्ट मिलता है, क्या बोला, HNO3 में जो बाय प्रोडक्ट मिलता है वो हमेशा कौन मिलता है, NO2। NO2 में नाइट्रोजन का स्टेट आ गया +4। तो आप देखो जिंक का हो गया ऑक्सीडेशन, खुद का हो गया रिडक्शन, क्या आ गया, +4। साथ में H2O मिलेगा, साथ में क्या मिलेगा, H2O, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन हो जाती है। अब सुने, ये तो जिंक की रिएक्शन हो गई। अब कॉपर की रिएक्शन लिख रहा हूं, कॉपर प्लस HNO3, इसको नोट कर लेंगे है ना, दोनों पहले तो। कॉपर 0, HNO3 +5 है ना। कैसा एसिड लिया है, कंसंट्रेटेड। मेटल रिएक्ट्स विद, कोई भी मेटल हो, पॉजिटिव SRP नेगेटिव SRP, चाहे कंसंट्रेटेड से रिएक्ट करे चाहे डाइल्यूट से रिएक्ट करे, मेटल का सॉल्ट, मेटल का नाइट्रेट तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है, मेन प्रोडक्ट। तो कॉपर नाइट्रेट बना दे, CuNO3 होल ट्वाइस। कॉपर किस में आ गया, +2 में, कॉपर का नाइट्रेट बना दिया। और कंसंट्रेटेड HNO3 खुद रिड्यूस होगा,
और रिड्यूस होके किस में जाएगा, कलर्ड गैसियस प्रोडक्ट में। कलर्ड गैसियस प्रोडक्ट कौन सा, NO2, किसमें, NO2, ये फिक्स है। खुद का हो गया रिडक्शन और सामने वाले कॉपर को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज, साथ में वाटर मिलेगा, वो लिख नहीं रहा हूं। तो ये तो रिएक्शन कॉमन है ना, पॉजिटिव एसआरपी, नेगेटिव एसआरपी, कंसंट्रेटेड HNO3, मेटल नाइट्रेट, ठीक है, साथ में NO2, मेटल नाइट्रेट NO2, दोनों केस में यही मिल रहा है। अब आते हैं डाइल्यूट में, इसी में चेंज कर रहा हूं, ठीक है। देखिए अगर हम यहां पर कंसंट्रेटेड के बदले डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ले लें, तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड भी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक ठाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो मेटल के साथ तो रिएक्शन करके मेटल सॉल्ट तो बनेगा ही, ये तो बनना ही है, मेटल सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा। बस चेंज जो आएगा वो आएगा गैसियस बाय प्रोडक्ट में। किस में आएगा, गैसियस बाय प्रोडक्ट में। यहां कौन सा गैसियस बाय प्रोडक्ट मिल रहा था, कलर्ड, यहां कौन मिल रहा था, कलर्ड। अब जो गैसियस बाय प्रोडक्ट मिलेगा, अब जो गैसियस बाय प्रोडक्ट मिलेगा, क्वेश्चन गैसियस बाय प्रोडक्ट का ही पूछा जाता है, बोल चुका हूं मैं आपको। अब जो गैसियस बाय प्रोडक्ट मिलेगा वो कलरलेस मिलेगा। वो कलरलेस में दो गैसियस बाय प्रोडक्ट है, N2O NO, कौन सा, N2O NO। कहां N2O मिलेगा, जहां पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है वहां N2O मिलेगा, मतलब +1 वाला, और जहां वीक रिड्यूसिंग एजेंट है वहां NO मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, NO। तो ये रिएक्शन है, चारों रिएक्शन कॉपर जिंक डाइल्यूट एज वेल एज कंसंट्रेटेड, कंडीशन आपको बता दी गई है, ये दोनों है टेबल के फॉर्म में। अब आते हैं मेटल मेटलॉइड, है ना, मतलब नॉन मेटल और मेटलॉइड की रिएक्शन ओनली विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड शो करेंगे, इक एसिड बनाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। नॉन मेटल 0 वाली स्टेट में होगा और HNO3 सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा तो उनका इक एसिड बना देगा। क्या बना देगा, इक एसिड। और साथ में कंसंट्रेटेड HNO3 में हर बार जो बाय प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो कौन मिलेगा, NO2। देखिए यहां पर आ रहा है, कंसंट्रेटेड HNO3 में नाइट्रोजन का स्टेट कितना है, +5। हर रिएक्शन में, चाहे ये तो जिंक और कॉपर की रिएक्शन तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, इसमें कुछ नहीं है। आगे की रिएक्शन पे ध्यान दें। अब देखो +5 से कंसंट्रेटेड में खुद किस में चेंज हो जाएगा, NO2 में, मतलब खुद जा रहा है +4 में, खुद का हो गया रिडक्शन। सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, मतलब कंसंट्रेटेड HNO3 इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखिए एनसीईआरटी के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, ये दिया हुआ है, ठीक है, मैं कलर चेंज करके बता देता हूं आपको। नॉन मेटल में एक तो ये कार्बन वाली रिएक्शन दे रखी है, बोरॉन दे रखा है, फास्फोरस दे रखा है, सल्फर दे रखा है, आयोडीन दे रखा है, ठीक है, ये रिएक्शन एनसीईआरटी में। बाकी जो है वो एक्स्ट्रा रिएक्शंस है, ठीक है। एक ये SN वाली भी आप चाहें तो कर ले, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखिए क्या हो रहा है, कार्बन की रिएक्शन जब HNO3 से करा रहे, कार्बन मेटल है या नॉन मेटल है, नॉन मेटल। नॉन मेटल कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट करके अपना इक एसिड बनाएगा। क्या बनाएगा, इक एसिड। कार्बन यहां कौन सी स्टेट में बेटा, 0। बोरॉन कौन सी स्टेट में, 0। फास्फोरस कौन सी स्टेट में, 0। सल्फर कौन सी स्टेट में, 0। आयोडीन कौन सी स्टेट में, 0। कार्बन का इक एसिड कार्बोनिक एसिड, क्या बनता है, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला H2CO3, क्या बनता है, H2CO3। तो इक एसिड बन गया H2CO3, जिसमें कार्बन +4 में है। H2CO3 टूट जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, ज्यादा स्टेबल नहीं है, टूट के क्या बनाएगा, CO2 और H2। तो एक ही बात है, H2CO3 लिखूं या CO2 + H2O लिखूं, बात एक ही है, ठीक है। डायमंड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, डायमंड बहुत हार्ड होता है, इजीली रिएक्ट नहीं करेगा। बोरॉन का इक एसिड, बोरिक एसिड है ना, ये देखो इक एसिड दे रखा है, नॉन मेटल के साथ इक एसिड, तो बोरिक एसिड H3PO3। फास्फोरस के साथ फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। आर्सेनिक के साथ है ना, आर्सेनिक एसिड H3SO4, सेम कंडीशन है। सल्फर के साथ सल्फ्यूरिक एसिड, इक एसिड बनाना है, सल्फ्यूरिक एसिड। SN वाली कंडीशन देखिए, SN वाली कंडीशन कहां आ रही है, नॉन मेटल मेटलॉइड से मिलता जुलता इक एसिड बनेगा। तो यहां SN है तो उसका इक एसिड H2SNO3 +4 स्टेट में बन रहा है ना, H2SNO3, इसको बोलते हैं मेटास्टैनिक एसिड। क्या बोलते हैं, मेटास्टैनिक एसिड। इसके बाद I2 के साथ इक एसिड। हेलोजन में याद करिए, हेलोजन में 4 टाइप के एसिड्स पढ़े थे, हाइपोहेलस, हेलस, हेलिक, परहेलिक। यहां इक 2 है, हेलिक और परहेलिक। पर वाला नहीं बनना, इक बनाना है, नॉर्मल इक बनाना है। तो यहां पर HXO3 मतलब HiO3 +5 वाला एसिड बन जाएगा, ठीक है। H2S में आप देखो, यहां सल्फर की स्टेट क्या है बेटा, -2, ये ऑक्सीडाइज करेगा, है ना। नॉन मेटल होता तो कहां पर जाता, इक में जाता। हेलोजन में सुनना मेरी बात, ये जो रिएक्शन आ रही है ना H2S वाली या SO2 वाली, इसके बारे में कुछ खास बात बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना। जब इसके बाद हम लोग ग्रुप 16 पे आएंगे, किस पे आएंगे, ग्रुप 16। ग्रुप 16 में ये दोनों सल्फर के कंपाउंड से बेटा, ग्रुप 16 के। एक बात समझ लेना, वहां पर बताऊंगा आपको तो और क्लियर हो जाएगा। सल्फर जब भी -2 पे होगा, ये अपने मिनिमम पे है, तो सल्फर सिर्फ ऑक्सीडाइज होगा।
और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये सल्फर को ऑक्सीडाइज करेगा। सल्फर जब भी -2 से ऑक्सीडाइज होगा ना, कौन सी स्टेट पे जाता है? जीरो पे। किस पे जाता है? जीरो पे। जीरो पे बनेगा सल्फर। ये मिल्की सल्फर, कौन सा मिलता है? मिल्की सल्फर। सल्फर के एलोट्रॉप्स पड़े थे, ठीक है ना, कोलोइडल सल्फर। SO2 सल्फर कौन सी स्टेट में? +4, और ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो सल्फर अगर +4 से ऑक्सीडाइज होता है तो कहां जाता है? +6 में, है ना। तो SO2 होता है, या सल्फाइड भी होता है, सल्फाइड में भी सल्फर +4 होता है, तो सल्फाइड से सल्फेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सल्फेट। ग्रेफाइट के साथ, ग्रेफाइट में 6 कार्बन की चेन होती है, रिंग होती है, याद करें, है ना, हेक्सागोनल। तो ये 6 कार्बन वाले एसिड बनाता है, मैलेटिक एसिड, ठीक है ना। क्या बना लेता है? मैलेटिक एसिड। पर आपको जो रिएक्शन बिल्कुल बाय हार्ट रखनी है, जो मैंने टिक कर रखी है ना, वो याद जरूर होनी चाहिए। एरो जो बना रखे, ये नॉन मेटल एनसीईआरटी में दे रखे, उनको जरूर ध्यान रखें, ठीक है। चलिए आगे बात कर रहे हैं HNO3 के बारे में। कुछ और प्रॉपर्टीज जो गिवन है, खास बातें हैं। इट इज अ कलरलेस लिक्विड, बट concentrated HNO3 appears yellow due to dissolved NO2। HNO3 जो होता है ना, वैसे खुद तो कलरलेस होता है, लेकिन उसके अंदर आपको जब देखेंगे ना तो अपीयरेंस येलोइश आता है। क्यों आता है येलोइश अपीयरेंस? आप देखो, कंसंट्रेटेड HNO3 की जितनी भी रिएक्शन कराई अपन ने, मेटल से, नॉन मेटल से, पॉजिटिव SRP से, नेगेटिव SRP से, हर जगह एक कलर्ड प्रोडक्ट निकला। कौन सा कलर्ड प्रोडक्ट निकला? NO2। मतलब HNO3 के अंदर कौन होता है बेटा? NO2। NO2 का खुद का कलर ब्राउन है, लेकिन जो सॉल्यूशन का अपीयरेंस दिखेगा ना HNO3 में, NO2 की प्रेजेंस की वजह से HNO3 का जो कलर दिखता है, वो कलर क्या आता है बेटा? येलोइश कलर आता है, ठीक है। दूसरी बात, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, बता चुके हैं, बात कर चुके हैं। एंड अटैक्स मोस्ट मेटल, पॉजिटिव SRP, नेगेटिव SRP, ये वो सबसे रिएक्शन कर लेता है, एक्सेप्ट नोबल मेटल सच एज प्लैटिनम एंड गोल्ड। एक नाम सुना होगा जूनियर क्लासेस में, एक्वारेजिया। क्या सुना है? एक्वारेजिया, याद आ रहा है कुछ, ठीक है ना। तो ये जो प्लैटिनम और गोल्ड है, ये उस रिएक्टिविटी सीरीज में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे लास्ट में आते हैं, और सबसे लास्ट में आते हैं मतलब इनकी रिएक्टिविटी सबसे कम है। तो ये दोनों जो है, इनको नोबल मेटल इसीलिए बोलते हैं, अनरिएक्टिव मेटल्स है, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं? ये डायरेक्ट HNO3 से रिएक्ट नहीं करते हैं। इनको अगर किसी से रिएक्शन कराना है, गोल्ड और प्लैटिनम को, तो क्या एक्वारेजिया जो है उसी से रिएक्शन करते हैं। तो डायरेक्ट HNO3 इन पर अटैक नहीं करता, ठीक। और सुने, MgMn, दो एलिमेंट ले रहे हैं, Mg और Mn, गिव्स हाइड्रोजन गैस विथ वेरी वेरी डाइल्यूट HNO3। जब हम कंसंट्रेटेड HNO3 ले रहे हैं तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। डाइल्यूट ले रहे हैं, थोड़ा वीक हो गया, वेरी वेरी डाइल्यूट कर दें तो उसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर खत्म हो जाता है, और वो सिर्फ एसिड की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? एसिड, ठीक है। अब अगर वो सिर्फ एसिड की तरह काम करने लग गया, या नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड की तरह काम करने लग गया, तो वो क्या करेगा? सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखाएगा। क्या दिखाएगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे याद करें, सॉल्ट बनता है ना, क्या बनता है प्रोडक्ट? बताइए। NaCl plus H2। क्या बनता है? NaCl plus H2। HCl इज अ नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड, मतलब इसने क्या करा? सिर्फ डिस्प्लेसमेंट शो किया, ठीक है। अब NaCl बनकर साथ में क्या रिलीज हुआ? H2। क्या रिलीज हुआ? H2। वैसे ही जब वेरी वेरी डाइल्यूट HNO3 कर दोगे तो मैग्नीशियम, है ना, और मैंगनीज का नाइट्रेट बनेगा, पर वो जो हाइड्रोजन है, जो पहले हाइड्रोजन H2O वगैरह वगैरह बन रहा था पिछली रिएक्शंस में, वो H2O नहीं बनेगा। क्या बनेगा? H2। तो आपको वही दे रखा है, MgMn gives H2 गैस विथ वेरी डाइल्यूट HNO3। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, बट कॉम्पिटिशन के लिए काम में आता है, यूज है, लिख लें। आगे सुनिए, कुछ याद करें तो बेरिलियम एल्यूमिनियम, एस ब्लॉक पढ़ा था अपन ने। एस ब्लॉक में एक पॉइंट दे रखा है आपको, डायगोनल रिलेशनशिप, मैंने बोला था एनसीईआरटी से रीड करेंगे, वहां पर एक लाइन मिली होगी आप लोगों को, बेरिलियम एल्यूमिनियम, ठीक है, रिएक्ट्स विथ HNO3 टू फॉर्म पैसिव प्रोटेक्टिव लेयर। कुछ याद आ रहा है ऐसा? ठीक है, तो ये क्या होता है? बेरिलियम एल्यूमिनियम, इसके अलावा फेकोनी, क्रोमियम, ये भी कुछ एलिमेंट्स है, ये सब जब कंसंट्रेटेड HNO3 के कांटेक्ट में आते हैं तो कंसंट्रेटेड HNO3 इनसे रिएक्ट करने के बजाय इनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इन सब के ऊपर ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर, जिसको पैसिव लेयर बोलते हैं। मतलब और कोई उसके आगे पेनिट्रेट नहीं कर पाता, तो ये क्या बना लेते हैं? पैसिव लेयर HNO3 से, इसलिए इनका रिएक्शन नहीं होता, HNO3 से फर्दर रिएक्शन नहीं हो पाता। तो ध्यान रखें, कभी पूछ ले विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर या पैसिव लेयर विथ कंसंट्रेटेड HNO3, तो बेरिलियम एल्यूमिनियम और फेकोनी, तो जानते ही इनका साइज इक्वल होता है, प्रॉपर्टीज जनरली सेम होती है। क्रोमियम, ये एलिमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात कर रहे हैं। एक्वारेजिया वाला पॉइंट अभी मैंने मेंशन किया था कि गोल्ड और प्लैटिनम के साथ केवल कंसंट्रेटेड HNO3 रिएक्ट नहीं करता।
अगर कंसंट्रेटेड HNO3 रिएक्ट नहीं कर रहा ना तो HCl की तो औकात ही नहीं है कि रिएक्ट करे, ठीक है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन लिया जाता है। किसका? एक्वा रेजिया क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ HCl एंड HNO3। पहला क्वेश्चन जो बनेगा एक्वा रेजिया रॉयल वाटर जो होता है उसके लिए क्वेश्चन बनेगा कि HNO3 और HCl किस रेशो में आते हैं। तो क्या रेशो है बेटा? 3:1 रेशो। क्या रेशो है? 3:1। 3 HCl 1 HNO3 का जो रेशो होता है उसको क्या बोलते हैं? एक्वा रेजिया। अब देखें इसमें से जो HNO3 है ना वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। और जो Cl है वो अटैक करेगा। क्या करेगा? अटैक करेगा। क्या HNO3 एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा? यस, है ना। अब सुनना, हमने क्या करा, पहले ये जो HCl और HNO3 का कॉम्बिनेशन है एक्वा रेजिया, इनकी रिएक्शन देखें आपस में। क्या मिलेगा? NOCl। NOCl ऐसे ब्रेक होगा, NO प्लस Cl माइनस। ये NO प्लस याद करें, लिगैंड पड़े थे नाइट्रोसिलियम नाइट्रोसोनियम, वो बन गया, ठीक है। H2O और साथ में क्या मिल रहा बेटा? क्लोराइड, ठीक। अब देखो गोल्ड में ऑक्सीडेशन स्टेट 0, ध्यान समझना। प्लेटिनम में ऑक्सीडेशन स्टेट 0। आपने क्या लिया? एक्वा रेजिया लिया। क्या लिया? एक्वा रेजिया। यहां एक्वा रेजिया मान के चले। जब एक्वा रेजिया लिया तो एक्वा रेजिया का ये जो HNO3 है ना बेटा, ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। किसको ऑक्सीडाइज करेगा? गोल्ड को और प्लेटिनम को। किसको? गोल्ड को और प्लेटिनम को। गोल्ड के दो ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, एक +1 और एक +3। क्या कंसंट्रेटेड HNO3 एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? यस, मतलब वो हायर स्टेट पे ले जाएगा। तो बेटा गोल्ड को 0 से कहां ले गया? +3 पे, ठीक है। और प्लेटिनम के दो स्टेट पढ़ चुके हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, +2 +4। तो प्लेटिनम का हायर स्टेट क्या है? +4। तो ये जो HNO3 वाला पार्ट है ना, इसने गोल्ड और प्लेटिनम को ऑक्सीडाइज किया और फिर ये जो HCl का Cl माइनस है ना, ये अटैक कर देगा उसमें। तो गोल्ड पे अटैक करा तो +3 वाला क्लोराइड, और प्लेटिनम पे अटैक करा +4 वाला क्लोराइड। आपको क्या मिल गया? AuCl3 PtCl4। अब जब तक ये मेटालिक फॉर्म में थे तो अकेला एसिड रिएक्ट नहीं कर सकता था, दोनों के कॉम्बो ने ये बनाया। अब अकेला एसिड रिएक्ट कर देगा क्योंकि ये कंपाउंड फॉर्म में आ चुके हैं, रिएक्टिव हो चुके हैं। अब देखो प्लेटिनम +4, प्लेटिनम से समझा रहा हूं क्योंकि पढ़ा हुआ है आपने, याद करिए वर्नर थ्योरी। प्लेटिनम +4 का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। क्या होता है? 6। क्या होता है? 6, है ना। क्या क्लोरो Cl माइनस लिगैंड की तरह काम करता है? यस। कितने क्लोरो है? 4। प्लेटिनम +4 में है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो सकता है, ये कॉम्प्लेक्स बना सकता है। अभी 4 लिगैंड है, क्या इसको 2 और लिगैंड मिल जाए तो ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा? यस। ये आगे फर्दर 2 HCl से रिएक्ट कर रहा है। क्यों 2 HCl से? क्योंकि इसको 2 और लिगैंड चाहिए। अब 2 और लिगैंड चाहिए तो प्लेटिनम +4 का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लेकर इसने PtCl6 बना लिया, और ये 2 हाइड्रोजन इसको बैलेंस करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे, H2PtCl6। IUPAC नॉमेनक्लेचर में एसिड वाला केस बताया था आपको, ये था। इसी तरह गोल्ड का जो +3 में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 4 होता है। पढ़ा नहीं, उसके बारे में जरूरत नहीं पड़ी, पर यहां काम आ रहा है। गोल्ड का +3 में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 4। अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो बेटा यहां पर 3 क्लोरीन है, एक और क्लोरीन चाहिए, एक और क्लोरीन चाहिए, तो वो अटैक कर देगा। AuCl4 आ गया और उसको बैलेंस करने के लिए एक हाइड्रोजन यहां आ गया, HAuCl4। इसको बोलते हैं टेट्राक्लोरोओरिक एसिड। क्या बोलते हैं? टेट्राक्लोरोओरिक एसिड। और इसको क्या बोल सकते हैं? हेक्साक्लोरोप्लैटिनिक एसिड। क्या बोलते हैं? हेक्साक्लोरोप्लैटिनिक एसिड। जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। प्लैटिनम की तो बहुत सारी रिएक्शन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमने पढ़े। गोल्ड के बारे में ना अपने सिलेबस में 2-3 ही बातें हैं। एक तो ये रिएक्शन आपके सामने दिख रही गोल्ड, और एक गोल्ड की रिएक्शन आएगी जब हम मेटलर्जी पढ़ेंगे, गोल्ड का एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे, बस वहां काम आएगा, बाकी गोल्ड का कुछ है नहीं। तो गोल्ड की जब भी रिएक्शन दिख जाए ना, समझ में आ जाना चाहिए इन दो में से ही कुछ होगा। आगे यूजेस देखिए HNO3 के। यूजेस देखिए, पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील। अब ये पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील क्या होता है? स्टेनलेस स्टील का जब मैन्युफैक्चरिंग होता है ना, तो उसके सर्फेसेस रफ होते हैं, उसको चिकना करने का, स्मूथ करने का जो प्रोसेस होता है, दैट इज नोन एज पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील। और उसके लिए किसका यूज करते हैं? HNO3 का। बाकी आप देख लें, मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, नाइट्रो ग्लिसरीन, ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन, है ना, एक्सप्लोजिव वगैरह बनाने के काम में आता है। यूजेस दे रखे हैं NCERT में। तो यहां पर HNO3 के बारे में जो भी पॉइंट्स हैं ये हम लोगों ने यहां पर कंप्लीट किए।